हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इनको कई खंडों में बांट करके आपको दिया जाएगा और अलग अलग खंडों में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहे होंगे उनको कवर किया जाएगा। तो आज का जो हमारा पहला विषय है वह है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत बहुत ज़्यादा जो भी राजस्व एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखेंगे क्या क्या है। इसमें जो प्रमुख भूमिका है वह है नीति आयोग की, इस बात को याद रखिएगा। तो नीति आयोग अन्य मंत्रालयों के सहयोग से इसको शुरू कर रहा है। तो इस साल के बजट में जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और अब औपचारिक रूप से इसको शुरू कर दिया गया है। इसमें अलग अलग मंत्रालयों और सीपीएसईज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर एक रिपोर्ट सरकार ने जारी की है। इसके मुताबिक सरकार का अनुमान है कि वे 2022 से 2025 तक, कब से कब तक, 2022 से 2025 तक लगभग 6 लाख करोड़ तक की संपत्ति का मोनेटाइजेशन यानी मुद्रीकरण कर लेंगे, एक बड़ा राजस्व प्राप्त कर लेंगे इसके जरिए। ठीक, इसमें प्रमुख रूप से रेलवे, बिजली, हाईवेज जैसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाएगी और साथ ही ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर जो निवेश है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स और दूसरा होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसका मतलब होता है एकदम जमीनी स्तर से, बेसिक लेवल से किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करना और सारी अवसंरचना हर चीज की शुरुआत से एकदम निर्माण करना। वहीं जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में निवेश का मतलब होता है कि पहले से किसी मौजूदा अवसंरचना पर दोबारा से निवेश करना और या फिर उस किसी संपत्ति को लीज पर लेकर के उपयोग करना जो खाली पड़ी हो, इस तरह का एक मामला होता है। यानी नया निवेश नहीं कहते इसको, नई संपत्ति पर निवेश नहीं कहते। इसमें नीति आयोग और वित्त मंत्रालय मिलकर काम करेंगे अन्य मंत्रालयों के साथ। सरकार ने इसके लिए कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की जो कमेटी है उसको गठित किया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे कैबिनेट सचिव। हो सकता है किसी प्रश्न में इस लाइन को ही पूछ दिया जाए, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। ठीक, एनएमपी में विनिवेश के जरिए यानी डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए मोनेटाइजेशन और नॉन कोर एसेट्स का मोनेटाइजेशन शामिल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर कहा गया है कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विनिवेश से मतलब हुआ सरकार के द्वारा जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स होते हैं यानी पीएसयू से अपनी जो हिस्सेदारी बेची जाती है और एक राजस्व की प्राप्ति की जाती है उसको कहा जाता है विनिवेश। तो जो भी विनिवेश है, दूसरा नॉन कोर एसेट्स का मोनेटाइजेशन जो किया जाएगा ये एनएमपी में शामिल नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय और सीपीसीज ही इसमें शामिल होंगे प्रमुख रूप से, और मोनेटाइजेशन केवल राइट्स का होगा, स्वामित्व का नहीं। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए, सरकार की जो मंशा है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के वह यह है कि सरकार जो खाली पड़े उनके क्षेत्र हैं उनको मोनेटाइज करे, यानी उस क्षेत्र पर निजी कंपनियों को कुछ जगह दे करके उन क्षेत्रों का उपयोग किया जाए जो उपयोग में नहीं है। उनके जरिए जो राजस्व आएगा उससे सरकार अन्य योजनाओं में खर्च करेगी, सीधा सीधा हिसाब है इसका। लेकिन यहाँ पर उसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर उसको केवल उपयोग के अधिकार ही सौंपे जाएंगे और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने पर ये अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा यानी 27% मोनेटाइजेशन सड़क क्षेत्र का किया जाएगा। यानी मान लीजिए कोई बहुत बड़े सड़क का क्षेत्र है, उसके आसपास की लैंड खाली पड़ी रहती है तो उस लैंड को ये उपयोग में देंगे। सड़क क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है यानी 27%। उसके बाद इसमें रेलवे,
एनर्जी, तेल और गैस और टेलीकॉम सेक्टर को इसी क्रम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सेक्टर्स भी शामिल होंगे। ये इससे जुड़ा पूरा मामला है। अगली योजना देखते हैं। अगली है समृद्धि यानी समृद्ध योजना। इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मेईटी के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका जो मुख्य फोकस है वह है स्टार्टअप। समृद्ध कार्यक्रम का मुख्य फोकस है स्टार्टअप पर, उनको जोखिम से निकालना और मजबूत करना। हमारे देश में जो भी स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है यानी उद्यमिता है, इसको बढ़ावा देने का काम यह योजना करेगी और इस योजना के तहत ही इनको बढ़ावा दिया जाएगा। समृद्ध का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेईटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसका यहाँ पर मतलब हुआ। ठीक, इसमें प्रमुख रूप से प्रोडक्ट का इनोवेशन यानी एक नवाचार, उनका विकास और कैसे उनको डेवलप किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा सभी स्टार्टअप्स के लिए, खासकर वे स्टार्टअप्स जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आगे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। नए प्रोडक्ट्स जैसे खास तौर से सॉफ्टवेयर जैसे प्रोडक्ट्स के लिए निवेश का वातावरण तैयार किया जाएगा। यानी भारत में जो भी बहुत महत्वपूर्ण ब्रेन्स हैं, हम सब जानते हैं कि वो यूएस की बड़ी कंपनीज में जाकर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा स्कोप हो सकता है। इसके तहत ही सॉफ्टवेयर्स जैसे जो स्टार्टअप्स हैं उनको निवेश उनकी कंपनियों में किया जाएगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत न केवल स्टार्टअप की फंडिंग होगी बल्कि उन्हें सपोर्टिंग स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी पूरा एक प्रोजेक्ट है कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए। प्रोग्राम्स के तहत तेजी से आगे बढ़ते जो 300 स्टार्टअप्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और 40 लाख तक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है इसमें। ठीक, अगली महत्वपूर्ण योजना उभरते सितारे फंड। एक नया फंड है। यहाँ पर इसकी जो टैगलाइन दी है वह है आज की सहायता बनाएगी कल के निर्यात चैंपियन। निर्यात शब्द भी हमें मिल गया, यानी निर्यात से संबंधित कुछ मामला यहाँ पर होगा। उभरते सितारे फंड देखते हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक, यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड एक तरह से बनाया गया है और इस फंड का नाम है उभरते सितारे। तो फंड का नाम है उभरते सितारे, इस आधार पर उभरते सितारे कौन हुए? एमएसएमई सेक्टर उभरते सितारे हैं। इसमें एग्जिम बैंक यहां पर लिख देते हैं। एग्जिम बैंक का मतलब हुआ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। साथ ही सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के इसको स्थापित कर रहे हैं और इसमें जो क्षमतावान भारतीय इंटरप्राइजेज हैं उनकी पहचान की जाएगी। यानी ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने की कैपेसिटी यानी क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी फंडिंग के चलते यानी फंडिंग की कमी के चलते इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। इस आधार पर इस कार्यक्रम को लाया गया है। ध्यान रखिएगा, एमएसएमई सेक्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनका एक प्रमुख जो है पूछे जाने वाले सेक्शन में शामिल है। कंपनियों को वित्तीय और सलाहकारी सेवाएं दी जाएंगी, यानी कि दोनों स्तर पर फंड भी देंगे और उनको कंसल्टेशन भी देंगे, सलाह भी दी जाएगी किस तरीके से आप काम करें। इसमें इक्विटी और इक्विटी जैसे ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए निवेश संभव है। यहाँ पर इक्विटी और शेयर को लेकर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ इक्विटी का मतलब समझ लीजिए। इक्विटी दरअसल किसी भी व्यवसाय के तहत एक मालिकाना हक को प्रदर्शित करती है। कुछ बारीक सा अंतर है, ठीक है। और इक्विटी को सामान्य तौर से मार्केट में बेचा नहीं जा सकता। वहीं हम अगर बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स इक्विटी का ही एक हिस्सा होते हैं, ठीक।
यानी शेयर्स एक छोटी राशि है इक्विटी के तहत जिसको मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है। और मार्केट का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम शेयर्स को समझे तो शेयर की मात्रा होती है, यानी इनकी संख्या होती है कि कितनी संख्या में है ये। शेयर्स की वैल्यू होती है और प्रतिशत होता है, और इनको आसानी से शेयर मार्केट में बेचा जा सकता है। ये थोड़ा सा एक अंतर यहां पर होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। आगे समझते हैं उभरते सितारे में। फंड में ऋण की मदद ली जा सकती है। जो इनको फंडिंग के जाने की बात है उसमें हम ऋण ले सकते हैं। कंपनियों को एडवाइजरी सर्विसेज, ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स जैसी मदद मिल सकती है। सॉफ्ट लोन्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे लोन्स जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से कम हो, तो उन्हें सॉफ्ट लोन्स कहा जाता है। तो इसके तहत मदद मिल सकती है। अगला, एक्सिम बैंक और सिडबी ने 100 पोटेंशियल कंपनियों की पाइपलाइन विकसित की है, यानी 100 कंपनियों की पहचान करते हुए उनको इस तरह से जोड़ने का प्रयास किया है। इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की फार्मा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और सॉफ्टवेयर सेक्टर की कुछ कंपनियां शामिल हैं उत्तर प्रदेश से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अन्य राज्यों को लेकर के भी हो सकते हैं। आगे समझें तो उभरते सितारे फंड AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस 2012 में परिभाषित किए गए हैं, और जो AIF है वह सेबी के रेगुलेशंस के अंतर्गत आता है। AIF निवेश का एक ऐसा निजी माध्यम है जिसमें निवेशकों से फंड कलेक्ट किया जाता है। तो AIF के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिएगा। इस बारे में निवेशक कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें भारतीय निवेशक और विदेशी निवेशक दोनों शामिल हैं। प्रश्न बन सकता है कि क्या विदेशी निवेशक और भारतीय दोनों शामिल हैं? तो बेशक दोनों निवेशक शामिल हैं। AIF फंड में क्या क्या आता है? कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, कमोडिटी फंड्स, डेट फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड दरअसल किसी भी व्यवसाय में अल्पकालीन या दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। हेज फंड, हेज फंड ऐसे फंड होते हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें प्रमुख फोकस बाजार के जोखिमों को कम करना होता है। साथ ही रिटर्न्स को मैक्सिमम करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए जो भी रणनीतियां अपनाई जाती हैं तो उनमें भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। कई तरह की रणनीतियां इसमें अपनाई जा सकती हैं ताकि रिटर्न्स की जो मात्रा है वह सबसे ज़्यादा रह सके। प्राइवेट इक्विटी। अगला, कमोडिटी फंड्स, जिनके तहत कमोडिटीज शामिल होती हैं। खास तौर से हम कह सकते हैं इसमें कच्चा माल या प्राथमिक क्षेत्र शामिल हो सकता है। डेट फंड्स के अंतर्गत बाजार से एक निश्चित मात्रा में ब्याज की उगाही करना एक उद्देश्य रहता है। इसमें प्रमुख रूप से सिक्योरिटीज को शामिल की जा सकती हैं, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो खास तौर से अवसंरचनाओं में निवेश के तहत दिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। नीचे RBI बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ लिंक RBI से ही है। देखते हैं आगे क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI ने इसे जारी किया है, और RBI का यह एक पहला कंपोजिट इंडेक्स है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपोजिट का मतलब हुआ यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स को शामिल करते हुए एक तरह से समग्र रूप से जारी किया गया। RBI ने देश में वित्तीय समावेशन की सही स्थिति को सामने रखने का प्रयास किया है, यानी कि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन की क्या स्थिति है इसको समझने के लिए RBI ने इस तरह की रिपोर्ट को जारी की है। इसकी खास बात यह है कि FI इंडेक्स का बेस ईयर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर पूछा जाए तो रख दिया जाएगा कि FI यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन आपको पता होगा कि इसका बेस ईयर नहीं है, तो आप सही टिक करेंगे। ठीक, RBI हर साल जुलाई में से जारी करेगा। ये एक और बात हो गई, जुलाई में हर साल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जारी किया जाएगा RBI के तहत। इसमें स्टेक होल्डर्स द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, इस इंडेक्स में बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन सेक्टर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वित्त व्यवस्था के तहत ये प्रमुख कारक की भूमिका निभाते हैं। खासतौर से बैंकिंग सेक्टर, निवेश का सेक्टर
बीमा और पेंशन। ठीक, वित्तीय समावेशन से जुड़े पहलुओं को 0 से 100 के बीच की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ 0 वैल्यू का मतलब हुआ कि वित्तीय समावेशन की स्थिति बहुत खराब है, वहीं 100 का मतलब हुआ कि पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन की स्थिति बनी हुई है। तो बीच में कहीं पर जाकर के वैल्यूएशन निकलेगा। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। पहला, एक्सेस कितनी है, लोगों की एक्सेस कितनी है, पहुंच कितनी है। अगला, उपयोग कितना किया जा रहा है, यूसेज। और अगला, उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर हम इन तीनों के इसमें वेटेज को देखें तो इसमें जो उसका उपयोग है उसका है 45%, उसकी पहुंच 35% और उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी का 20%। पूछ लिया जाए इसको क्रम में लगाइए तो आपको पता होना चाहिए उपयोग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पहुंच, उसके बाद गुणवत्ता। कितने इंडिकेटर्स थे इसमें? 97 इंडिकेटर्स के द्वारा इन मानकों की गणना की गई है। इसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवाओं में असमानता और अभाव पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। किस किस पर ध्यान दिया गया है? वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ताओं का संरक्षण, सेवाओं में यानी सर्विस सेक्टर्स में कितनी असमानता है, इसके अलावा क्या अभाव है, उस पर ध्यान दिया गया है। अगला देखते हैं, आरबीआई प्लान्स डिजिटल करेंसी पायलट्स। तो पिछले कुछ समय से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसके आधार पर आरबीआई ने प्लान किया है क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पर ही डिजिटल करेंसी का। तो जो खबर है उसे देखते हैं। ठीक, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसी तरीके से और भी क्रिप्टो करेंसी है। इसी की तर्ज पर आरबीआई या भारत की भी यहाँ पर एक इच्छा है कि हम भी देश के अंतर्गत एक डिजिटल करेंसी को शुरू करें। ठीक, यही इसमें लिखा है। वर्तमान में भारत की कोई डिजिटल करेंसी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अभी तक हमारे पास कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं है और भारत में जल्द ही अपनी एक डिजिटल करेंसी अपनाए जाने की दिशा की तरफ प्रयास किया जा रहा है। आरबीआई ने इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया है और वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। समिति ने CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का सुझाव दिया था कि हम एक तरह से सेंट्रल बैंक के आधार पर, सेंट्रल बैंक के अंतर्गत डिजिटल करेंसी लेकर के आए। इसको लाने के लिए आरबीआई एक्ट सहित अन्य कई कानूनी मसलों पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि नोट जारी करने की शक्ति आरबीआई के पास है। जो भी मुद्रा हम बाजार में देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें 1 रुपए का नोट शामिल नहीं होता है। वह जो नोट है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है। बाकी के जो भी नोट्स है उन्हें आरबीआई जारी करता है। इसमें खुदरा और थोक बाजार दोनों में भुगतान करने के लिए लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। खुदरा का मतलब हुआ रिटेल मार्केट, थोक बाजार का मतलब हुआ होलसेल मार्केट। तो आरबीआई का मानना है कि दोनों में लागू किया जाएगा, लेकिन अभी इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इस आधार पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। एक और अन्य चीज़ हम समझें तो नोट छपाई, उसका परिवहन और भंडारण की जो लागत होती है वह बहुत ज़्यादा आती है। मुद्रा को कैसे स्टोर किया जाए, जो भी नोट हैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाने की परिचालन लागत, तो उसमें कमी आएगी यदि ऐसी कोई डिजिटल करेंसी आती है। जो डिजिटल करेंसी है उसका भुगतान का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक होता है। हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करके डिजिटल माध्यम में भुगतान कर सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील, यानी विशेष रूप से एक स्पेशलिटी स्टील है, उसको PLI स्कीम में शामिल करने की बात कही गई है। तो PLI स्कीम में अब इसको शामिल किया जाएगा, इस स्टील को। अभी हम आगे बात करेंगे कि इस स्टील को ही यानी स्पेशलिटी स्टील को ही शामिल करने की बात क्यों कही गई है, क्यों इसमें सामान्य स्टील को शामिल करने की बात नहीं है। जो 2023 से 24 और 27 से 28 तक के लिए यह स्कीम इस स्टील के लिए लागू रहेगी और 2026-27 के अंत तक स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन लगभग 42 मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, जो स्पेशलिटी स्टील है यह एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील होता है, यानी सामान्य स्टील से ही इसे बनाया जाता है और कुछ खास तरह की प्रक्रिया इसके साथ आजमाई जाती है, जिससे इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है।
यानी नॉर्मल फिनिश्ड स्टील पर अगर कोटिंग कर दी जाए, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट जब किया जाएगा, इस तरह की जो भी अन्य सुविधाएं हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये स्पेशलिटी स्टील के अंतर्गत आ जाएगा। भारत के साथ समस्या ये है कि भारत में स्पेशलिटी स्टील का जितना उपभोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उतना हमारे यहाँ उत्पादन नहीं किया जाता। इसी आधार पर हमें बहुत ज़्यादा इसको आयात करना पड़ता है। तो जो PLI स्कीम है उसका दरअसल मतलब ही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी उत्पादन से जुड़े हुए इंसेंटिव्स दिए जाना, ठीक, यानी प्रोत्साहन दिया जाना। तो इसके उत्पादन को बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जिस उत्पाद को भारत में आयात करना पड़ रहा है, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग हो रहा है, उसके उत्पादन को बढ़ाने पर यहाँ इंसेंटिव दिए जाने की बात है। तो रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा हमने समझा, उत्पादन इसका कम है जबकि इसका आयात अधिक है, यानी हमारी आवश्यकता के मुताबिक हम इसका उत्पादन नहीं कर पाते। 2020-21 में कुल स्टील आयात में 60% इसका आयात किया गया और इसकी 5 कैटेगरीज को चुना गया है। इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील। यानी 2020-21 में हमने 120 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया था, जिसमें से कि लगभग 18 मीट्रिक टन ही स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन हुआ था। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसका रेशियो सामान्य स्टील की तुलना में कितना कम है। PLI स्कीम का उद्देश्य उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो उत्पादन के आधार पर हमने इसको समझा ही कि PLI स्कीम जो इंसेंटिव्स देती है दरअसल वह उसके बढ़े हुए लाभ के आधार पर देती है, यानी जितनी उसने बिक्री की, तो यदि उसकी इंक्रीमेंटल सेल बढ़ती है उस आधार पर ही उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। मान लीजिए किसी वित्तीय वर्ष में वह व्यक्ति 10 करोड़ रुपए का सेल कर रहा था और उसके बाद उसकी सेल 13 करोड़ रुपए हो जाती है, तो जो इंसेंटिव है उसे 3 करोड़ रुपए पर दिया जाएगा घरेलू उत्पादन के मामले में। ठीक, ये हुआ PLI स्कीम और इसी वजह से इसको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया, एक रिपोर्ट है ये, यानी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स इंडिया के संदर्भ में एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से जुड़ी खास बात यह है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स का, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जारी करता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। USA के स्टेट डिपार्टमेंट ने 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट जारी की है, यानी भारत के संदर्भ को यह रिपोर्ट बताती है। इस रिपोर्ट में US ने भारत में व्यापार सुगमता की स्थिति कितनी है उसको बताया है। तो उन्होंने कहा है कि भारत में व्यवसाय करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। कुछ बातें बताई हैं, जैसे भारत को बाधा मुक्त व्यवसाय वातावरण मुहैया कराना चाहिए, यानी इनका मानना है कि अभी भी कई सारे टैरिफ्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के व्यापार सुगमता कुछ कम है। इन्होंने अगला बताया, निवेश में आने वाली बाधाओं और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने की ज़रूरत है, यानी निवेश संबंधी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, साथ ही लाल फीताशाही या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को लेकर के कुछ चुनौतियां हैं। इसके अलावा इनका कहना है भारत में कई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे टैरिफ में बढ़ोतरी और प्रोक्योरमेंट से जुड़े कुछ नियम। जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होते हैं, इसका मतलब सामान्य भाषा में अगर समझें तो किसी अन्य देश की नीतियों के संदर्भ में भारत के अंतर, यानी अगर हम अपने देश के आधार पर समझें तो अपने देश के व्यापारियों को कुछ अलग से उनके लिए रेगुलेशंस बनाना और उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करना, तो इनको प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के तहत शामिल किया जाता है। यही US की चिंता है। उनका कहना है कि आप अपने भारत यानी अपने देश के अंतर्गत जो व्यापारी हैं उनको अतिरिक्त लाभ देने की कोशिश करते हैं, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के हिसाब से सही नहीं है। भारत के सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी जैसे कुछ मेजर्स के लिए कहा गया है कि ये अवैज्ञानिक है, यानी इनको वैज्ञानिक तरीके से लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा इनके कई विशेष मानक भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते भारत, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा बीमा सेक्टर इन्होंने कहा है कि कुछ उदार हुआ है। ठीक, इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए PLI स्कीम का दायरा बढ़ा है, यानी PLI स्कीम की भी चर्चा की गई है।
जिसमें फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल सेक्टर्स आदि के लिए PLI स्कीम शुरू की गई है, ऐसा बताया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में खास बात यह याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट का संबंध US से है, US के स्टेट डिपार्टमेंट से, और इंडिया के संदर्भ में बताया गया है। अगली न्यूज, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। क्या कहता है इंडेक्स? आपको याद होगा आर्थिक सर्वे 2020-21 जब आया था तो उसमें बताया गया था बुनियादी आवश्यकता के आधार पर एक सूचकांक दिया गया था। उसमें बताया गया था कि बुनियादी आवश्यकताएं किस किस स्तर पर पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा दस्तावेज था। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अंतर्गत ग्रामीण, शहरी और पूरे ओवरऑल इंडिया के लेवल पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक की एक रूपरेखा तैयार की गई थी और इसमें 26 संकेतकों के आधार पर इनका मूल्यांकन किया गया था। हम कुछ प्रमुख की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात, 2012 के मुकाबले 2018 में जल, आवास, स्वच्छता, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं, ऐसा पहला पॉइंट बताता है। ये जो 5 संकेतक है ना, ये वाले 5 पॉइंट, जल, आवास, स्वच्छता, माइक्रो पर्यावरण और अन्य सुविधाएं, ये प्रमुख हैं। इनके आधार पर ही ये कुछ बातें बताई गई हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों तक जो रीच है, जो पहुंच है, उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा बुनियादी जरूरतों तक पहुंच में राज्यों के बीच का जो अंतर है वह घटा है। मान लीजिए एक राज्य है जहां पर बुनियादी आवश्यकता यानी बुनियादी जरूरत तक लोगों की पहुंच ज़्यादा है, दूसरा राज्य है उसमें लोगों की पहुंच कम है, तो जो एक गैप है दोनों स्टेट्स के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में, उसका अंतर कम हुआ है। क्वेश्चन इससे आसानी से फ्रेम किया जा सकता है, तो ठीक से इसको समझिएगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में संपन्न परिवारों के मुकाबले जो गरीब परिवार हैं उनकी भी पहुंच बढ़ी है। इसके अलावा बेहतर पहुंच के कारण जब पहुंच बढ़ेगी तो स्वास्थ्य संकेतकों में भी सुधार देखा गया है। स्वास्थ्य संकेतक सुधार होंगे, बेहतर पहुंच होगी, तो इससे शिक्षा के संकेतकों में भी सीधा इसका संबंध जुड़ेगा, शिक्षा के संकेतक भी बेहतर होंगे, ऐसा बताया गया है। तो ये जो डेटा था यह 69वें और 76वें NSO से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए 2012 और 2018 के लिए तैयार किया गया था। NSO का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका डेटा का इन्होंने यूज किया था। इसमें जो प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया गया है जिसके तहत ही इन संकेतकों में सुधार की उम्मीद की गई है या सुधार बताया गया है, उसमें शामिल हैं स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना जैसी कुछ योजनाओं को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला योजना, ये प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ प्रमुख न्यूज़ थी जिनकी आज हमने यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको एग्जाम्स की तैयारी और रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। आगे और भी जो महत्वपूर्ण विषय होंगे या महत्वपूर्ण न्यूज़ होंगी उनको कवर करने का हम प्रयास करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।